हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष हीलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं ईसोफेजियल डिस्पेजिया के बारे में। ईसोफेगस जो वर्ड होता है वो फूड पाइप के लिए यानी कि खाने वाली पाइप के लिए यूज किया जाता है। और डिस्पेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, मतलब खाना निगलने में या कोई भी लिक्विड कोई भी सब्सटेंस जो है उसको निगलने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसको डिस्पेजिया कहा जाता है। इसके अलावा ओडेनोफेजिया होता है जिसमें कि पेन इन स्वेलोइंग, मतलब जैसे जैसे खाना निगलते हैं हम लोग या कोई भी सब्सटेंस कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो चाहे कोई मेडिसिन हो, जब हम उसको निगलते हैं तो उसमें पेन होता है निगलते टाइम। और पेन होता है किस तरह का, जलन वाला, बर्निंग पेन होता है। और ऐसा भी होता है कि ये जो दर्द है ये पीछे कमर में रेडिएट होता है। अब जो डिफिकल्टी है स्वेलोइंग में वो लिक्विड को लेकर, मतलब पानी वाली जो तरल पदार्थ है उनको लेकर भी हो सकती है, और सॉलिड जो कोई हार्ड सब जैसे हम खाना खाते हैं हार्ड सॉलिड को लेकर भी हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को ही निगलने में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो। डिस्पेजिया का जो रीजंस होते हैं उसका कारण मुंह में होने वाली, मतलब माउथ में ओरल कैविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। थ्रॉट है, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। बट मैं आपको इसमें जो फूड पाइप से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं या उससे रिलेटेड जो कारण होते हैं डिस्पेजिया के, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। मोस्टली ईसोफेगस का काम होता है खाने को थ्रॉट से स्टमक तक लेकर जाना, मतलब गले से पेट तक लेकर जाना, ठीक है। अब इसका मेन फंक्शन है कि खाने को ये पुश करती है फूड पाइप, जिसकी वजह से खाना स्टमक तक पहुंचता है। तो ऐसा कोई भी कारण जिसकी वजह से ये खाना पुश करने में फूड पाइप को प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वहाँ डिफिकल्टी होती है स्वेलोइंग में। अब इसमें जो यूसोफेगस है उसकी जो पूरी जो पाइप है, जो यूसोफेगस की, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जो खाने वाली पाइप है फूड पाइप स्टमक के साथ अटैच होती है तो वहाँ पर स्फिंक्टर होता है, लोअर ईसोफेजियस स्फिंक्टर, हो सकता है उसमें प्रॉब्लम हो, स्फिंक्टर प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होता या ओपन नहीं होता। या फिर स्टमक का जो पेट का वो वाला हिस्सा जहाँ पर फूड पाइप जो है पेट से अटैच होती है, अगर उस हिस्से में प्रॉब्लम हो तो भी जो है स्वेलोइंग में, खाना या कोई भी सब्सटेंस निगलने में दिक्कत आती है। अब इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो जो ऊसोफेगस है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई प्रॉब्लम है, मतलब मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है किसी भी तरह की, मतलब ऊसोफेगस जो फूड पाइप है उसका कोई स्ट्रक्चर है, कोई प्रॉब्लम की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट आ गया है, उसकी ओपनिंग कम हो गई है, ओपनिंग का जो डायमीटर है वो नॉर्मल से कम हो गया है किसी कारण से। और दूसरा है मोटिलिटी डिसऑर्डर, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, क्योंकि ऊसोफेगस, इस ऊसोफेगस के अंदर जो फूड पाइप के अंदर जो मसल्स होती हैं, जब उनकी मूवमेंट होती है तभी खाना आगे पुश होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से जो ऊसोफेगस की जो मसल्स है वो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टेड, रिलैक्स नहीं होती या नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करती, या पेरिस्टालसिस जो है वो नॉर्मल नहीं होती मूवमेंट्स, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से डिस्पेजिया होता है। अब ये प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, मतलब धीरे धीरे करके जो डिस्पेजिया है वो इंक्रीज होता जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले जो सॉलिड प्रोडक्ट था उसको अगर आप लेते थे तो उसको निगलने में दिक्कत होती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ तो उसके बाद जो है लिक्विड को लेकर भी प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो गई है, ठीक है। मतलब इसमें प्रोग्रेसिव का मतलब है कि जो डिस्पेजिया है वो प्रॉब्लम धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही है। या फिर इंटरमीडिएंट हो सकती है, उसका मतलब है कि मान लो कि थोड़े टाइम के लिए डिस्पेजिया की प्रॉब्लम हुई, उसके बाद फिर काफ़ी टाइम ऐसा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसके बाद फिर बीच में ऐसा होता है कि फिर दोबारा से डिस्पेजिया की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और फिर कुछ टाइम जो है बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो इसमें मैं आपको दोनों ही रीज़न बताऊंगी, प्रोग्रेसिव भी और इंटरमीडिएट भी। और ये दोनों में ही होता है, अगर मैकेनिकल प्रॉब्लम है कोई तो उसमें भी प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है। और अगर मोटिलिटी या मूवमेंट की में कोई प्रॉब्लम है, एबनॉर्मेलिटी है, तो उसकी वजह से प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है। पहले मैं आपको मोटिलिटी यानी कि मसल्स की जो मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसके बारे में बता देती हूँ। इसमें पहला जो मैं आपको इंटरमीडिएट बता देती हूँ, ठीक है, जिसमें कि प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे तो आज हुई, कल हुई, परसों हुई, ठीक है, थोड़े दिन मतलब प्रॉब्लम होती है, उसके बाद फिर बिल्कुल जो बीच में ऐसा पीरियड है कि बिल्कुल नॉर्मल रहता है, कोई डिस्पेजिया नहीं होता, कोई निगलने में दिक्कत नहीं होती है। ऐसा होता है ईसोफेजियल स्पाजम्स में, ठीक है, जिसको DES कहते हैं, डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाजम्स।
इसमें क्या होता है कि फूड पाइप की जो मसल्स होती हैं, ठीक है, वो एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, टाइट होती हैं, मतलब वो नॉर्मल से ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो फूड पाइप का रास्ता है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। थोड़ा सा एरिया जैसे मान लीजिए, क्योंकि उसमें सर्कुलर गोल गोल मसल्स होती है रिंग की तरह पूरे जो फूड पाइप है, तो जहाँ की सर्कुलर मसल में स्पाजम्स होगा, ये वहाँ का जो फूड पाइप है उसकी ओपनिंग जो है वो टाइट हो जाएगी। बाकी हो सकता है कि ऐसा नहीं कि पूरी ऊपर से लेके नीचे तक पूरी पाइप में ही स्पाजम्स होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। थोड़ा सा एरिया में स्पाजम्स होगा तो उतना एरिया जो बिल्कुल टाइट होगा, और जहाँ पे स्पाजम होगा, जहाँ का एरिया टाइट होगा, ओपनिंग का जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा, तो वहाँ पर जब भी फूड पास आउट होगा तो चेस्ट में पेन क्रिएट होगी और डिस्पेजिया की प्रॉब्लम होगी। बट ये जो है स्पाजम्स जो है रहते हैं, ये इनवॉलेंट्री रहते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। नर्व्स वीक हो गई हैं या जो नर्व्स केमिकल सिक्रीट करती हैं उसमें इम्बैलेंस होता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ये मसल्स भी वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है ये स्पाजम्स की प्रॉब्लम आती है। बट ये ऐसा नहीं कि धीरे धीरे करके इंक्रीज ही होगी, ऐसा कोई श्योर नहीं होता। थोड़े दिन होते हैं, बीच में काफ़ी ऐसा पीरियड होता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा इसमें जो होता है वो होती है इंटरमीडिएट प्रॉब्लम। अब प्रोग्रेसिव होता है एक्लेशिया में। एक्लेशिया मैंने आपको बताया भी है ऑलरेडी कि इसमें जो आपका फूड पाइप और स्टमक के बीच का जो स्फिंक्टर होता है वो जो है प्रॉपरली ओपन नहीं होता, प्रॉपरली रिलैक्स नहीं होता, ज़्यादातर जो है वो क्लोज रहता है, जिसकी वजह से जो खाना है वो फूड पाइप से स्टमक में एंटर नहीं हो पाता है। अब स्फिंक्टर ओपन ही नहीं हुआ पूरा, तो खाना जो है ऊपर फूड पाइप में इकट्ठा होगा। अब इकट्ठा होगा, नेचुरल सी बात है कि फूड पाइप का अपने जो है साइज को इंक्रीज करके वो डायलेट हो जाएगी, तो इसकी वजह से जो ऊसोफेगस होती है, फूड पाइप होती है, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। मतलब कि जो सेल्स हैं वो अपने आप को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि जो सेल्स है जब उनका साइज इंक्रीज होगा धीरे धीरे करके, एक सेल का साइज, फिर दूसरे सेल का, फिर तीसरे सेल का, तो नेचुरल सी बात है कि जो उसकी वॉल होगी उसोफेगस की वो भी तो मोटी हो जाएगी जब सेल ज़्यादा हो जाएगी, साइज इंक्रीज करेंगे अपना, तो उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है फूड पाइप की जो वॉल होती है। तो इसमें जो है जो स्फिंक्टर है वो जो है प्रॉपरली ओपन नहीं होता, तो इसमें सॉलिड को लेकर भी दिक्कत हो सकती है और लिक्विड को लेकर भी। बट इसमें जो है ज़्यादा पेन जो होती है वो लिक्विड को लेकर होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। रिगर्जिटेशन ऑफ फूड होगा, खाना ऐसे लगेगा सारा जो, क्योंकि खाना जो स्टमक में एंटर हुआ ही नहीं, फूड पाइप में कलेक्ट हो रहा है, एक उसके बाद क्या होगा, खाना रिगर्जिटेशन होगा, खाना ऐसे लगेगा ऊपर को आ जाएगा और सारा जो है रिगर्जिटेशन हो जाएगी फूड की, चेस्ट में पेन होगा। और इसके अलावा ये प्रोग्रेसिव होगा, ये जो है धीरे 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 करके जो है डिस्पेजिया इसमें जो है इंक्रीज होता रहता है। और इसके अलावा जो है जैसे कि स्क्लीरोडर्मा है, स्क्लीरोडर्मा में क्या होता है, बेसिकली जो कोलेजन होता है, जो फाइबर होता है, वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है एबनॉर्मली। स्किन है, जो टिश्यूज है वो हार्ड हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी जो है उनकी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। और नेचुरल सी बात है कि ब्लड वेसल्स जो है वो भी नैरो होंगी, तो ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर भी फ़र्क आएगा, ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा। एक्चुअली इसकी वजह से जो स्फिंक्टर होता है, जो स्फिंक्टर है वो क्लोज ही नहीं होगा प्रॉपरली, क्योंकि वो मसल जब कोलेजन डिपॉजिट हुआ, फाइबर्स वहाँ पे डिपॉजिट हो गए, वो मसल्स थिक हो गई, तो जो स्फिंक्टर है वो प्रॉपरली क्लोज हो, पूरा कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा सा जो है वो ओपन रहेगा खिंचाव की वजह से, मसल्स के जो खिंचाव पड़ेगा ऊपर से। अब इसमें अगर प्रॉपरली क्लोज नहीं होगा स्फिंक्टर, तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, जो उसमें प्रेजेंट एसिड है, वो ऊपर फूड पाइप में आएगा, फूड पाइप में आएगा तो वही रिफ्लक्स वाली प्रॉब्लम होगी। और जब लंबे समय तक रिफ्लक्स वाली प्रॉब्लम होती है तो वही है कि वो इन्फ्लेमेशन करेगा, इन्फ्लेमेशन करेगा तो स्ट्रिक्चर्स बनेंगे। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप करके ये जो प्रॉब्लम है धीरे 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 करके इसमें जो है इंक्रीज होती रहती है। स्क्लेरोडर्मा में जॉइंट्स में मसल्स में पेन भी होगा डिस्फेजिया के साथ साथ, हार्ट बर्न भी होगा, क्योंकि रिफ्लक्स की वजह से जो खाने वाली पाइप है उसमें स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, तो हार्ट बर्न भी होगा। हो अगर यही प्रॉब्लम लंबे समय तक है, क्योंकि स्फिंक्टर जो है वो क्लोज नहीं हो रहा प्रॉपरली कंप्लीटली, तो आगे जाकर इन्फ्लेमेशन होगी लंबे समय तक, फिर स्ट्रिक्चर्स बन सकते हैं, फिर मोटिलिटी डिसऑर्डर हो जाएगा,
तो पेप्टिक जो अल्सर्स होते हैं, पेप्टिक अल्सर्स की वजह से स्ट्रिक्चर्स होते हैं, वो भी जो है आगे जाके प्रेजेंट होते हैं। बाकी तो जो है कि ANA पॉजिटिव हो, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, या फिर र्यूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होगा, ESR पॉजिटिव होगा, तो स्क्लेरोडर्मा भी प्रोग्रेसिव हो वाली, मतलब धीरे धीरे करके इंक्रीज होती रहती है प्रॉब्लम। तो इसमें भी सॉलिड को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकती है और लिक्विड को लेकर, मतलब दोनों को लेकर ही मतलब प्रॉब्लम होगी, डिस्पेजिया होगा, और साथ में जो पेन है वो भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये तो देखो मोटिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे होगी कि मूवमेंट नहीं है मसल्स की प्रॉपर, उसकी वजह से ये दिक्कत आई है। इसके अलावा मैकेनिकल जो है, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है। मान लीजिए कैंसर है, इसोफेगस में, फूड पाइप में कैंसर है, तो नेचुरल सी बात है भाई, कैंसर में जो है ग्रोथ है, ट्यूमर बन रहा है, धीरे धीरे करके वो इंक्रीज होता रहेगा। तो इसोफेगस की जो ओपनिंग है, वो उसका जो ओपनिंग जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता रहेगा। जो ट्यूमर हो रहा है फूड पाइप में, वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। जब भी वहां से खाना निकलेगा तो पेन क्रिएट होगी और डिस्फेजिया। और इसमें जो है सॉलिड और लिक्विड, जैसे जैसे प्रॉब्लम इंक्रीज होगी, पहले तो सॉलिड को लेकर होगी, फिर बाद में जो है लिक्विड को लेकर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा स्ट्रिक्चर्स हैं। स्ट्रिक्चर्स में होता है कि अगर स्ट्रिक्चर्स का कारण क्या है, मोस्टली जैसे फूड पाइप है, उसमें बहुत लंबे समय तक सूजन चली हुई है, इन्फ्लामेशन हो रही है, चाहे वो उसका कारण इन्फेक्शन हो, क्रॉन्स डिजीज हो, या फिर जैसे GERD है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें कि वो ये कि लोअर स्फिंक्टर जो है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होता, ओपन रहता है, और बार बार एसिड जो है फूड पाइप में बार बार ऊपर रहता आता रहता है, और फिर वो उसमें स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन क्रिएट करता रहता है। जब हमारे जो ये टिश्यूज होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं फूड पाइप में, अगर तो सुपरफिशियल इंजरी होती है, मतलब सुपरफिशियल सिर्फ ऊपरी ऊपरी लेयर पर कोई स्वेलिंग होती है, कोई इन्फ्लामेशन होती है, फिर तो कंप्लीट मतलब जो है जैसे सेल्स डैमेज होते हैं, सेम वैसे ही सेल्स नए बनते हैं, और नॉर्मल फंक्शन जैसे पुराने सेल्स फंक्शन करते हैं वैसे नए सेल फंक्शन करते हैं। लेकिन जब ये जो नीचे वाली लेयर तक अगर इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो जाती है, तो हीलिंग मतलब स्कारिंग जो है वो होती ही होती है, फाइब्रोसिस जो है वो होती ही होती है, क्योंकि न्यू सेल्स जो है सेम उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती, तो फाइबर्स आकर उसको फिलअप कर देते हैं गैप को, जो सेल्स डैमेज हुए हैं उसके बीच में जो गैप बन जाता है, उसको फिल करने के लिए जो फाइबर्स हैं, कोलेजन है, वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, और वहाँ पर जो है फाइब्रोसिस क्रिएट हो जाती है, और यही फाइब्रोसिस को ही स्ट्रिक्चर कहा जाता है, मतलब आगे जाके यही जो है स्ट्रिक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो जहाँ जहाँ स्ट्रिक्चर बनेगा वहाँ वहाँ पे खाना जब उस वाले पोर्शन से मतलब निकलने में दिक्कत होगी, उस वाले पोर्शन में जब खाना वहाँ से निकलेगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मेडिसन्स भी हैं। मेडिसन्स जब भी हम लोग लंबे टाइम तक मेडिसन्स खाते हैं, तो वो जो हमारी जो फूड पाइप होती है उसके ऊपर जो म्यूकस की लेयर होती है, और वो जो है वो म्यूकस की सिक्रीशन जो होती है उसको कम कर देती है मेडिसिन। सलाइवरी सिक्रीशन है, मुंह में सलाइवा बनता है, सलाइवा सिक्रेट होता है, जो लार होती है जो एसिडिटी को मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, और फूड पाइप में भी म्यूकस होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, उसको बैलेंस करता है। तो इसकी सिक्रीशन कम हो गई तो खाना जो है उसकी फ्रिक्शन जो है, जिससे कि ईसोफेगस की जो लाइनिंग है वो बार बार इरिटेट होगी, और मेडिसिन जो होती है वो मसल्स को वीक कर देती है। जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है जो फूड पाइप और पेट के बीच में प्रेजेंट होता है, तो वहाँ की मसल्स को भी मेडिसिन वीक कर देती है, जिसकी वजह से स्फिंक्टर जो है प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता, वो रिलैक्स रहता है और ओपन रहता है। तो इसकी वजह से भी बार बार रिफ्लक्स होगा, तो बार बार स्वेलिंग होगी, बार बार इन्फ्लामेशन होगी, तो बार बार के क्रॉनिक मतलब अगर ये प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाएगी, लंबे समय तक बनी रहेगी, तो स्ट्रिक्चर जो है आगे जाके बनने के चांसेस जो है साफ साफ होते हैं, और फिर वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगी। स्ट्रिक्चर में क्या होगा कि जो ओपनिंग है खाने वाली पाइप का, जो अंदर का डायमीटर है वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो नेचुरल सी बात है कि डिस्फेजिया वाली प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसके अलावा अगर इन्फेक्शंस है, चाहे वो जिसकी भी इम्यूनिटी वीक होगी, मैंने बताया रखा है आपको, पहले वीडियो भी बनाई है कि जिन पर्सन की इम्यूनिटी वीक होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, फूड पाइप में इन्फेक्शन होने के चांसेस उन्हीं लोगों में ज़्यादा होते हैं। कैंसर है, स्ट्रिक्चर है, इसमें क्या है प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होगा, मतलब धीरे धीरे करके जो है डिफिकल्टी है स्वेलिंग में, वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होती रहती है। कोई कीमोथेरेपी करवाई है, कोई रेडियोथेरेपी करवाई है,
तो उसकी वजह से भी जो है डिस्फेजिया होता है, निगलने में दिक्कत होती है। इसके अलावा ये तो हो गया प्रोग्रेसिव कि धीरे धीरे करके जो है प्रॉब्लम इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। इसके अलावा ईसोफेजियल रिंग्स होते हैं, वेब्स होते हैं, वो इंटरमीडिएट होता है, मतलब ऐसा नहीं कि लगातार डिस्फेजिया इंक्रीज ही होता रहेगा, थोड़ी टाइम के लिए होगा उसके बाद फिर नॉर्मल। एक्चुअली ये जो होता है वो एलर्जिक में होता है। अगर फूड पाइप में स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, वो एलर्जी की वजह से होती है। जैसे कि ईओसाइनोफिलिक ईसोफेजाइटिस, उसमें क्या है कि जब भी हम कोई ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं जिससे हमें एलर्जी होती है, तो एकदम से वो क्या है कि ईओसाइनोफिल्स को वहाँ पर इकट्ठा कर देती है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। इसमें होता क्या है कि जो ऊपर की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, जो म्यूकस होता है या म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो हल्की सी जो है ना लेयर जो है, मतलब ओपनिंग पे चारों तरफ से इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज होकर वहाँ को ओपनिंग को बंद कर देती है। होती पतली सी लेयर है, बिल्कुल थिन पतली सी बिल्कुल लेयर होती है। तो ये इंक्रीज होने के बाद इसकी ओपनिंग को जो है बंद कर देती है, मतलब बंद तो नहीं करती, कम कर देती है। जहाँ 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 ये रिंग्स या वेब्स बन जाते हैं वहाँ पर खाने में निगलने में दिक्कत होती है। ऐसा तब भी होता है अगर खाने को अच्छे से नहीं चबाते और बड़ी बाइट जो है एज इट इज च्यू कर लेते हैं, मतलब निगल लेते हैं, तो उसमें जो है ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर खाने को अच्छे से चबा चबा के खाएं, बिल्कुल नाखून जैसे छोटी बाइट खाएं, तो फिर जो है डिस्फेजिया की प्रॉब्लम जो है इसमें कम होती है। ऐसा जो होता है ज़्यादातर जो, वैसे ये बहुत रेयर केसेस में होता है, ज़्यादातर कंजेनिटल या ऑटो इम्यून डिजीजेस में ही ऐसा होता है, या फिर जैसे कि क्रॉनिक, जैसे आयरन की डेफिशिएंसी बहुत लंबे समय तक, जैसा कि प्लम्बर डिजीज में सिंड्रोम में होता है, तो उनमें होता है ये जो है डिस्फेजिया। ये जो प्रॉब्लम्स हो जाती है जैसे फूड पाइप की वॉल्स में प्रेजेंट है, या फूड पाइप की ओपनिंग है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, या मोटिलिटी डिसऑर्डर है। इसके अलावा ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो फूड पाइप से रिलेटेड नहीं होती, बट फूड पाइप के आसपास जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनसे रिलेटेड होती हैं। मान लीजिए कि फूड पाइप की जो नर्व्स हैं उनके ऊपर कोई बाहर से प्रेशर पड़ रहा है, फूड पाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फूड पाइप के आसपास जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ कहीं ट्यूमर हो गया, कोई गांठ बन गई, कोई मास बन गया, जिसका प्रेशर फूड पाइप के ऊपर पड़ता है, चाहे वो नर्व्स को प्रेस करे, चाहे वो फूड पाइप के ऊपर ऐसे ही प्रेशर डाले, तो फूड पाइप की ओपनिंग कम हो जाए क्योंकि बाहर से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। या फिर ब्लड वेसल्स, जैसे कि जो एरोटा होती है, जो हार्ट से मेन ब्लड वेसल जो साफ खून को लेकर जाती है, वो ऊसोफेगस से ही, मतलब ऊपर से क्रॉस करती है। तो कुछ लोगों में क्या होता है, ये जो एरोटा होती है, जो ये मेन ब्लड वेसल होती है, उसमें एन्यूरिज्म हो जाता है, वो डायलेट हो जाती है, फूल जाती है, बड़ी हो जाती है। तो उसके प्रेशर की वजह से भी जो है डिस्फेजिया होता है, क्योंकि उसका प्रेशर खाने वाली पाइप के ऊपर पड़ेगा, तो वो उसके प्रेशर की वजह से अंदर से जो है ओपनिंग वो कम हो जाती है। और ऐसा ही होता है लिम्फेडिनोपैथी में, क्योंकि लिम्फ नोड्स होते हैं पूरी बॉडी में, आपको पता ही है, जो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उससे रिलेटेड, इसमें इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई इन्फ्लामेशन होती है, तो इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है एकदम से। तो लिम्फ नोड्स में एनलार्जमेंट हो जाता है, जिनका जो है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है, क्रॉनिक इन्फेक्शन, कोई सीवियर इन्फेक्शन होता है, तो ये लिम्फ नोड्स में एनलार्जमेंट हो जाती है। ऐसा ही होता है जैसे हाइटस हर्निया में जैसे कि हमारी जो चेस्ट होती है और हमारा जो एब्डोमेन होता है, पेट होता है, उसके बीच में डायफ्राम होता है, मसल की लेयर होती है जो कि चेस्ट को और पेट को डिवाइड करती है। ये जो डायफ्राम की मसल्स जब वीक हो जाती हैं, तो जो ओपनिंग जहाँ से फूड पाइप एंटर करती है, वो ओपनिंग जो है ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है, ज़्यादा खुल जाती है मसल्स वीक होने की वजह से। तो जो पेट है वो मूवमेंट होके ऊपर को खिसक जाता है, डायफ्राम के ऊपर आ जाता है, पेट डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। तो इसमें हाइटस हर्निया में क्योंकि पेट जो है डिस्प्लेस होकर ऊपर चला गया है, तो पेट का एसिड जो है खाने वाले पाइप में, मतलब रिफ्लक्स होता है इसकी वजह से। तो ये रीज़न भी होता है डिस्पेजिया का, जब भी लंबे समय तक ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। स्वेलिंग जो है वो ऊसोफेगस में नहीं है, जो ऊसोफेगस के आसपास जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, वहाँ पर है। तो जहाँ स्वेलिंग होगी वहाँ पर जो है उसका जो प्रेशर है, हो सकता है फूड पाइप के ऊपर पड़े,
तब भी जो है डिस्पेजिया की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जो नर्व्स होती हैं, मान लो कि ब्रेन से जो सिग्नल लेकर आती हैं, जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन या नॉर्मल फंक्शनिंग है फूड पाइप की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो नर्व्स में कोई डैमेज हो जाए। हो सकता है फूड पाइप की नर्व बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ब्रेन में जहाँ से सिग्नल आता है, ब्रेन में ही कोई ट्यूमर हो जाए, ब्रेन में कोई गांठ बन जाए या कोई चोट लग जाए, तो मतलब और भी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से डिस्पेजिया की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अब साइकोलॉजिकल है, जिनको एंजाइटी है, डिप्रेशन है। अब जिनको नर्व्स की प्रॉब्लम है कि मान लो उसमें क्या होगा कि अगर फूड पाइप में अगर हम एंडोस्कोपी करेंगे, एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, तो वो सब तो बिल्कुल नॉर्मल आएगा। लेकिन नर्व्स का जो प्रॉब्लम है वो तो ब्रेन से है। अगर प्रॉब्लम ब्रेन में हुई है, वहीं से सिग्नल नहीं आ रहा, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कोई मस्कुलर डिसऑर्डर है, कोई मतलब सिस्टमिक, मतलब पूरी बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है पूरी बॉडी की ही मसल्स वीक है, या और कारण से किसी से जिसकी वजह से मस्कुलर सिस्टम में मतलब मायोपैथी होगी कि मसल्स जो है वो वीक है, प्रॉपर फंक्शन नहीं करती हैं। तो ऐसे केसेस में भी जो है डिस्पेजिया वाली प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें जो है रिस्क फैक्टर्स क्या है, जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, या फिर ज़्यादा मोटापा है, ओबेसिटी है, प्रेगनेंसी है, जो लोग लंबे टाइम तक मतलब मेडिसिन्स लेते ही रहते हैं, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, मतलब ऐसे लोगों में जो है डिस्पेजिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है, वैसे डिस्पेजिया कोई बीमारी नहीं है, ये तो एक तरह से लक्षण है बीमारी का। डिस्पेजिया जो है वो सिम्टम है प्रॉब्लम्स का, बीमारी नहीं है। बट इसमें क्या है, डिस्पेजिया में कॉम्प्लिकेशंस क्या होगी, क्योंकि जब खाना बार बार को ऊपर आता है, तो खाना जो है वो जो ये सांस वाली पाइप होती है, ट्रेकिया होता है, उसमें जो है जाने का डर रहता है, जिसको कि एस्पिरेशन कहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लंबे समय तक जब एसिडिटी होती है, तो एस्पिरेशन होता है, खाना जो है धीरे धीरे करके जो भी लिक्विड है, फूड पाइप में जो कंटेंट प्रेजेंट है, वो धीरे धीरे करके सांस वाली पाइप में जाते हैं। नॉर्मली तो क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा होता है खाने वाली पाइप से कोई भी प्रोडक्ट जो है, कंटेंट जो है सांस वाली पाइप में जाता है, तो हम एकदम से खांसी आ जाती है, पता चल जाता है कि कफ एकदम से आता है। लेकिन ऐसा सब में नहीं होता, चोकिंग हो जाती है। बट ऐसा सारे पेशेंट्स में नहीं होता, सब में ऐसा नहीं होता। कईयों को जो है नहीं पता चलता, उनको ना तो कोई खांसी आती है, ना ही चोकिंग होती है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो जो कंटेंट जो है ट्रेकिया से होता है, मतलब सांस वाली पाइप से होता है, लंग्स में जाएगा, तो वो निमोनिया क्रिएट कर देगा। निमोनिया हुआ तो नेचुरल सी बात है कि अगर पेशेंट को पता चल रहा है फिर तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पता चलता तो वो साइलेंटली जो एस्पिरेशन होता रहता है और निमोनिया की प्रॉब्लम जो है वो फिर हो जाती है। और जिन लोगों में लंबे समय तक एसिडिटी, मतलब ये फूड पाइप से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनको कफ भी रहता है, ड्राई कफ रहता है। और इसमें जो मेन जो टेस्ट है वो डिपेंड करता है कि किस प्रॉब्लम की वजह से जो है डिस्पेजिया हो रहा है। बट बेसिकली एक्सरे है, एंडोस्कोपी है, सीटी स्कैन है। तो बाकी जो है मतलब ब्लड टेस्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं आता जिससे ये पता चल जाए कि डिस्पेजिया है या नहीं है। तो बेसिकली यही टेस्ट होते हैं डिस्पेजिया का पता करने के लिए, जो सीटी स्कैन है, एमआरआई है या एक्सरे है। मैनोमेट्री है अगर वो ये कि मोटिलिटी से रिलेटेड है, लेकिन अगर स्पाजम्स की प्रॉब्लम है तो उसमें एंडोस्कोपी से तो कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि स्पाजम्स क्या है कि एंडोस्कोपी जैसे ही कई बार होता है कैमरा डालते हैं तो स्पाजम्स की वजह से वो ओपनिंग ही बंद हो जाती है। तो इसमें मैनोमेट्री जो होती है, मतलब वही जो है उसमें स्पाजम्स में जो मैनोमेट्री है, या फिर सीटी स्कैन है उसमें जो वॉल्व थिक आती हैं, जो ऊसोफेगस की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। तो टेस्ट में डिपेंड करता है कि किस प्रॉब्लम की वजह से डिस्पेजिया है। वैसे तो जब पर्सन अपनी डिटेल बताता है, अपना पूरा पिछली पास्ट हिस्ट्री बताता है, फैमिली हिस्ट्री बताता है, प्रेजेंट उसको एट ए टाइम क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, उससे पता चल ही जाता है कि क्या रीज़न है। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आपको एक ये डिस्पेजिया के बारे में बताने की। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।